राजधानी देहरादून में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की स्वर्गीय माता हीराबेन की आत्मा शांति के लिए गांधी पार्क में हवन पाठ का आयोजन किया गया, जिसमें मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने शिरकत की। इस दौरान मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा है कि इस दुख की घड़ी में देश और उत्तराखंड वासी प्रधानमंत्री के परिवार के साथ खड़े हैं और अपनी श्रद्धांजलि हीराबेन को देते हैं। इस दौरान अन्य कैबिनेट मंत्री भी मौजूद रहे। सभी लोग इस दुख की घड़ी में माननीय प्रधानमंत्री जी के और उनके परिवार के साथ हैं। स्वर्गीय माता जी को हम सब अपनी श्रद्धांजलि व्यक्त करते हैं, जिन्होंने एक ऐसे पुत्र को जन्मने का काम किया, एक ऐसे पुत्र को आगे बढ़ाने का काम किया, जिसने आज पूरी दुनिया के अंदर भारत का मान सम्मान और स्वाभिमान और पहचान बढ़ाने का काम किया है। वो सारे संस्कार उनको स्वर्गीय माता हीराबेन जी से प्राप्त हुए थे। तो ऐसे समय में हीराबेन जी का शरीर पूरा होना, जहाँ माननीय प्रधानमंत्री जी के लिए दुखदायी क्षण है, वहीं संपूर्ण देशवासियों के लिए, उत्तराखंड वासियों के लिए, सबके लिए दुखदायी क्षण है। हम भगवान से प्रार्थना करते हैं, भगवान अपने श्री चरणों में उन्हें स्थान दे और प्रधानमंत्री जी उनके परिवार को, सभी आत्मीयजनों को इस दुख को सहन करने की शक्ति प्रदान करें। देखिए, हीराबेन जो माननीय हमारे बहुत ही यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी की माताश्री हैं, जो आज दुनिया में नहीं है। हम सब ने आज उनके लिए शांति पाठ और तमाम तरह के कार्यक्रम किए हैं। मैं उनको श्रद्धांजलि दे रहा हूँ। एक सुयोग्य पुत्र की माता को चूँकि आज उनको मैं अपनी श्रद्धांजलि दे रहा हूँ। देहरादून के राजपुर क्षेत्र में विजय बात्सल्य नाम से एनआरआई की संदिग्ध मौत को लेकर पिता ने डीजीपी से न्याय की गुहार लगाई है। आपको बता दें कि 25 दिसंबर को विजय की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत हो गई थी, जिसके बाद विजय के 80 साल के पिता ने पुत्रवधू पर हत्या का आरोप लगाया था। दरअसल पिता का आरोप है कि जिस दिन उनके बेटे की मौत हुई थी, उस दिन बहू के द्वारा रिश्तेदारों की मौजूदगी के बिना ही उनके बेटे का दाह संस्कार करवा दिया गया था। उन्हें इसकी सूचना तक नहीं दी गई थी। पिता का आरोप है कि बेटे की करोड़ों की संपत्ति को हड़पने के लिए उसकी हत्या की गई। 25 दिसंबर 2022 को बेटे की डेथ हो जाती है 7:15 बजे, और यानी लेकिन वो उसको जो है वो ये देख के कि एक्सीडेंट के अंदर जो है वो कुछ कार के साथ में एक्सीडेंट हुआ और उसमें बातचीत वगैरह के अंदर हाइपर हुआ, और उसके बाद में वो वहाँ पर गिर गया और उसको ये मैक्स हॉस्पिटल ले जाया गया, ये दिखाया गया, और मैक्स हॉस्पिटल में इसको आधे घंटे के अंदर जो है कुछ ट्रीटमेंट दिया गया और उसके बाद में उसे डेड डिक्लेयर कर दिया गया। और उसके बाद में फिर जो है वो मतलब ना तो हमको इन्फॉर्मेशन दी गई पिता होने के नाते, ना मेरे बड़े बेटे को इन्फॉर्मेशन दी गई, ना हमारे किसी रिश्तेदार को इन्फॉर्मेशन दी गई। हम लोगों को आज तक किसी प्रकार की उस तरफ से किसी प्रकार की विजय की डेथ की या विजय के मतलब हार्ट अटैक वगैरह की दूसरा वाला तो वो कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है। इससे बाद में हम लोगों को ये शक हुआ कि कहीं ना कहीं पर कुछ गड़बड़ हुआ है। तो उसके बाद में जो है वो ये होने के बाद में अभी तक जो है वो मतलब किसी चीज़ में हम लोगों को इन्वॉल्व नहीं किया गया, बल्कि ये जो इन्फॉर्मेशन दी गई, जो रस्म पकड़ी की, उसके अंदर ना मेरा नाम है ना बेटे का नाम है, हमारी फैमिली में किसी का नाम नहीं। मामला ये है कि ये बुज़ुर्ग हैं 84 साल के, और मैं दिल्ली से जब इन्होंने मुझे फ़ोन किया, मैं उसी दिन आया और हमने भरसक कोशिश की कि किसी तरीके से बॉडी को जो है सेव कर लिया है, जिससे कि हम लोग फॉरेंसिक जांच करा सकें। लेकिन बाय फोर्स और कॉर्डन ऑफ करके 4-5 महिलाओं के द्वारा, कोई नेहा शर्मा है बीजेपी की नेता, अपने आप को मीडिया इंचार्ज और नेता कहती हैं, उन्होंने और इस महिला ने, सुनीता सिंह ने मिलके, इनके साथ 15-20 लोगों का ग्रुप था, वो गुंडे बदमाश टाइप के लोग थे। उन्होंने मिलके, कुछ यूपी से आए हुए थे, वो आके यहां पे बॉडी को पहले तो जबरदस्ती आग लगाई। आग लगाने के बाद जो सीरीज ऑफ इवेंट्स हैं, क्योंकि पुलिस ने भी कोई कॉपरेट नहीं किया, जबकि हमने पुलिस को 112 पे इन्फॉर्म भी कर दिया था। इससे हमें यह साबित होता है कि ये सोची समझी साजिश के तहत कॉन्स्पिरेसी प्लान की गई थी, और इस कॉन्स्पिरेसी में ये सारे लोग इन्वॉल्व हैं। घर में कई करोड़ रुपए थे और बहुत लंबा चौड़ा इनका व्यापार है, संपत्ति है। इनका पूरा का पूरा गैंग का ये था कि भाई इनकी संपत्ति को हड़प लो, व्यापार हड़प लो, और भाई को पहले ही अलग कर दिया, पिता बुढ़ा है करेगा क्या, उसको बाहर भगा दिया आश्रम में। तो ये पूरा का पूरा एक वेल प्लान्ड ऑर्केस्ट्रेटेड, मतलब एक तरह से प्लान बनाया गया। अब उस प्लान को, इनको ये उम्मीद नहीं थी कि ये बुढ़े आदमियों के साथ कुछ और लोग भी हैं। जब इन्होंने हमारे जैसे लोगों से संपर्क किया
तो बहुत सारे समाज सेवी लोग, बुजुर्ग लोग इनके फेवर में उतर आए हैं और वो बार बार मतलब हम लोगों को कंटिन्यूसली फॉलोअप कर रहे हैं। और सहयोग के लिए कुछ समाज सेवी संस्थाएं देहरादून से भी हैं, कुछ महिलाओं की संस्थाएं भी हैं जो देहरादून से हैं। और क्योंकि इसमें एक ड्रग्स का और सेक्स का एंगल भी हमें समझ में आ रहा है अब, तो इसीलिए हमने सभी समाज सेवी संस्थाओं से निवेदन किया है कि आप लोग आइए और इन 84 साल के बुजुर्ग को न्याय दिलाइए। ये मुद्दा है। अंकिता भंडारी मामले में अंकिता भंडारी के पिता ने अब कोटद्वार जुडिशियल मजिस्ट्रेट के यहां से चार्जशीट की फोटोकॉपी देने में जानबूझकर देरी किए जाने का आरोप लगाया है। अंकिता के पिता ने आरोपियों के वकील अमित सजवाण को आड़े हाथों लिया है। उन्होंने आरोपियों का केस लड़ने पर वकील को जमकर खरी खोटी सुनाई है। मैं अंकिता भंडारी के पिता बीरेंद्र सिंह भंडारी कह रहा हूँ कि जो अंकिता भंडारी केस में जो एसआईटी ने चार्जशीट पिछले महीने 18-19 दिसंबर को जमा की थी और अभी तक कोर्ट द्वारा चार्जशीट मुझे नहीं दी गई है। और जानबूझ के कह रहे हैं कि कभी बोल रहे हैं कि अभी टाइम नहीं है, कल मिलेगी, कल आज कल ऐसे ही करके बहाना बना रहे हैं और अभी तक मुझे चार्जशीट नहीं मिली है। और मैं विशेषकर ये कहना चाहता हूँ जो विनोद आर्य ने जो अपना सरकारी वकील फिर भी के लिए रखा है अमित सजवाण, तो सजवाण एक सरकारी वकील है। क्या मैं अमित सजवाण से कहना चाहता हूं कि आप सरकारी तनख्वाह से आपका पेट नहीं भरता है, या तो आप एक कटोरा लो, भीख मांगो जगह जगह में और कटोरा लेके भीख जनता में भीख मांगो। और मैं ये अमित सजवाण से कहना चाहता हूं कि आपकी माँ बहनें नहीं है, आपकी लड़की नहीं है कि आपने उधर से पैसे खा के इधर से पैसा खा के और कोर्ट आप लड़ रहे हो आरोपों का। शर्म आनी चाहिए आपको। और मैं समस्त कोटद्वार की जनता से ये कहना चाहता हूँ कि इनके मुंह पे काली पोतो, इनको बाजार में घुमाओ और इनका सर मुंह ना हो इनका, तब जाके इनको पता पड़ेगा। आगामी नगर निकाय चुनाव को लेकर आम आदमी पार्टी ने अपनी तैयारियां तेज कर दी हैं। इसको लेकर आम आदमी पार्टी के प्रदेश प्रभारी दिनेश मोहनिया पार्टी के प्रदेश कार्यालय पहुंचे और पदाधिकारियों के साथ बैठक कर चुनाव की रणनीति तैयार की। बैठक के दौरान पार्टी के संगठन समन्वयक ज्योति सिंह बिष्ट ने बताया कि नगर निकाय चुनाव को देखते हुए देहरादून, हरिद्वार और कोटद्वार के पार्टी पदाधिकारियों के साथ एक बैठक की गई। इसमें संगठन के गठन की स्थिति, वार्ड और बूथ लेवल की स्थितियों पर मंथन किया गया। निश्चित रूप से जहां आज हमारे प्रभारी जी ने आकर के जो देहरादून, हरिद्वार से लेकर के कोटद्वार के जिलों की समीक्षा बैठक की, उसमें संगठन के गठन की स्थिति से लेकर के यहाँ पर जो वार्ड और बूथ लेवल पर हमारी क्या स्थिति है उसकी समीक्षा की। उसके साथ ही हम लोग किस तरह से नगर निकाय की समस्याओं में पार्टी का एजेंडा क्या होगा उस पर भी चर्चा हो रही है और उसके साथ साथ प्रत्याशियों के चयन की प्रक्रिया क्या होगी उस पर भी चर्चा हो रही है। तो हमारा जो दिल्ली मॉडल है जो अभी एमसीडी के चुनाव में पार्टी ने लागू किया कि सर्वे के आधार पर पार्टी के जो है प्रत्याशियों का चयन करेगी, उसको भी प्रभारी जी समझा रहे हैं कि भाई दिल्ली मॉडल से किस तरह से हमने प्रत्याशियों का चयन किया। हम सर्वे के आधार पर जिसकी छवि बहुत बेहतर होगी, सबसे बेहतर होगी, उसी को हम कैंडिडेट बना करके मौका देंगे। और क्योंकि चुनाव पार्टी सिंबल पर लड़ा जाना है, अब हम एक राष्ट्रीय पार्टी बन गए हैं तो हमारा सिंबल भी रिजर्व हो गया है। तो ऐसे में इन सब चीज़ों को ध्यान में रख करके गहन मंथन करने के बाद ही फैसले लिए जाएंगे। सीमित संसाधनों के बावजूद उत्तराखंड की व्हीलचेयर क्रिकेट टीम ने उड़ीसा में कलिंगा ट्रॉफी जीतकर उत्तराखंड का मान बढ़ाया है। उन्होंने ये ट्रॉफी दिल्ली जैसी मजबूत संसाधनों से सुसज्जित व्हीलचेयर क्रिकेट टीम से मुकाबला करके हासिल की है। उड़ीसा में 4 प्रांतों की व्हीलचेयर क्रिकेट प्रतियोगिता का आयोजन किया गया था, जिसमें उत्तराखंड की टीम ने दिल्ली को हराकर कलिंगा ट्रॉफी जीती है। इस टूर्नामेंट में उत्तराखंड के अलावा दिल्ली, उड़ीसा और केरल की टीम ने भाग लिया। वो सारा हमारा ही अपना खर्चा था। तो सरकार ने हाँ जितना भी हमारा टूर्नामेंट आज तक हम खेले हैं, तो एक हमारा बोर्ड है दिव्यांग क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड, जो हमारी पूरी टीमों को जितने स्टेट जुड़े हैं उनको देखता है। तो बोर्ड सिर्फ ऑर्गेनाइज करता है टूर्नामेंट, लेकिन जो वहाँ पे आना जाना होता है वो या तो लोकल के जो टूर्नामेंट ऑर्गेनाइज करते हैं उनके स्पॉन्सर वो लोग करते हैं। तो हमें यहाँ से सरकार से कुछ नहीं, इसलिए हम चाहते हैं कि सरकार जो हमारी व्हीलचेयर क्रिकेट है उसको सपोर्ट करे। हमें ट्रैवलिंग जैसे हम जाते हैं तो उसकी हम सूचना उन्हें दे देंगे और हमें ट्रैवलिंग की व्यवस्था हमें मिले सरकार से, क्योंकि अगर हम जब इस लेवल पे अच्छा कर रहे हैं तो जब हमें सुविधा मिलेगी तो हम चाहते हैं कि और अच्छा करेंगे। देखिए उत्तराखंड की जो टीम है ये दिव्यांग क्रिकेट का हम यहाँ पर संचालन करते हैं, हमारी एसोसिएशन यहाँ पर संचालन करती है। ये अभी कुछ विगत दिनों ये उड़ीसा गए थे, उड़ीसा में एक टूर्नामेंट हुआ जिसमें 4 राज्यों की टीम आई थी और उसमें से ये वहाँ पर कलिंगा कप जीत के आए हैं। ये देखिए कप इनके पास है और ये सब लोग हमारे बहुत पुराने अपने उत्तराखंड की टीम से खेल रहे हैं, बहुत टाइम से समय से जुड़े हुए हैं। और
और इनका हमेशा ये मतलब उत्तराखंड की टीम दिव्यांग क्रिकेट में सबसे नंबर 1 की टीम है, ये मैं आपसे कहना चाहूँगा। दूसरा मेरा ये निवेदन है, हमें माननीय मुख्यमंत्री जी ने भी आमंत्रित किया है, माननीय राज्यपाल जी ने भी आमंत्रित किया है। हमारी जो उनसे प्रमुख मांगे हैं, सबसे पहले मांग ये है कि जो इनकी जो व्हील चेयर आती है, जो जिसमें बैठ के क्रिकेट खेलते हैं, वो कुछ अलग प्रकार की व्हील चेयर होती है। वो हमारे पास केवल 5 हैं, खिलाड़ी हमारे पास 15 हैं, तो कम से कम उसकी पूर्ति सरकार कर दे तो बहुत बढ़िया रहेगा। तो इन लोगों को और ज़्यादा उत्साह मिलेगा, उत्साहवर्धन होगा इनका। दूसरा, जब ये लंबी ट्रैवलिंग करते हैं, देश के 90 प्रमुख विश्वविद्यालयों सहित 44 केंद्रीय विश्वविद्यालयों में इस वर्ष से प्रवेश के लिए CUET अनिवार्य कर दिया गया है। ऐसे में छात्रों के मन से भ्रम और अराजकता जैसी समस्या को दूर करने के लिए बुक माई टूर्स ने देहरादून में UG कॉन्फ्रेंस 2023 का आयोजन किया, जिसका उद्देश्य स्कूल के अंतिम वर्ष में छात्रों को उनकी क्षमता, भविष्य के करियर पथ और वाणिज्यिक बाजार में नौकरी के अवसरों को बेहतर ढंग से समझने के लिए परामर्श दिया है। कार्यक्रम में देश भर के शीर्ष विश्वविद्यालयों से आए विशेषज्ञों ने भाग लिया और छात्रों को पाठ्यक्रमों के बारे में जानकारी भी प्रदान की। The benefits we are getting are like we are getting much more clarity about regarding what we can do after class 12. Like I myself was very much confused at what should I opt after class 12. So sir is helping us and guiding us regarding that. प्रक्रिया है अब जो चेंज हो गई है, जो कि CUET एग्ज़ाम के द्वारा हुआ जाएगा, उसके लिए बच्चों को अवगत कराया जा रहा है यहाँ पर। इसके लिए यहाँ पर कुछ 11 यूनिवर्सिटीज़ ने भी पार्टिसिपेट किया है, जो अपने बारे में यहाँ पर आकर बच्चों को बता रही हैं।